अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट गाइडलाइन स्पेशल फॉर एफिलिएटेड स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी इसे फॉलो कर सकते हैं। अब प्रपोज़ल के बाद हमारा सबसे पहला डॉक्यूमेंट प्लानिंग रिक्वायरमेंट एलाइजेशन का डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग पहले की तरह ही फॉलो करेंगे। जैसे प्रपोज़ल में हम लोग कंटेंट का पेज, टाइटल पेज लास्ट पे एडिट करते थे, इसमें भी हम लास्ट पे ही एडिट करेंगे फॉर गोज़ ईजी एडिटिंग। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि डिलीवरेबल होता क्या है और ये क्यों दिया जाता है और ये कब सबमिट करवाया जाता है। तो वो आउटपुट जो प्रोजेक्ट के दौरान या एंड पर कंप्लीट करके प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपने अपना एक फीचर डेवलप कर लिया है, आपने वर्किंग वेबसाइट में से कुछ पेजेस बना लिए हैं, आपको उस पर कितना कॉस्ट आया है, आपने किस तरीके से उसको मैनेज किया है, ये सब आप अपने सुपरवाइज़र को चेक करवाते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग अपने टीम मेंबर्स के साथ मिलके आप एक प्लान तैयार करते हो कि आप पहले क्या काम करोगे, आप लोग आपस में वर्कलोड कैसे डिवाइड करोगे और इसके कॉस्ट और बजट क्या बनेगा। और रिक्वायरमेंट एलासिटेशन का क्या मतलब? रिक्वायरमेंट एलासिटेशन का मतलब होता है कि आप यूज़र की नीड को कैसे समझ रहे हो और यूज़र को की नीड के अकॉर्डिंग उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं आपसे वाइवा के दौरान। 7th सेमेस्टर के वाइवा में ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हो जिसको वो पूछते हैं। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टक कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने एआई से जनरेट करके कंटेंट लिखा होता है और उन्हें पता ही नहीं होता ये चीज़ क्या काम कर रही है। इस डॉक्यूमेंट में 5 मेन हेडिंग्स होती हैं और हर मेन हेडिंग की सब हेडिंग्स होती है। अब पहली मेन हेडिंग है प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट स्कोप। अच्छा, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में स्कोप में क्या फ़र्क है? प्रोजेक्ट का मतलब ऑनलाइन कोई चीज़ आपने वेबसाइट डेवलप की है। प्रोडक्ट का मतलब आपने कोई फिजिकल डिवाइस डेवलप किया है, जैसे ऑटोमेटिक डोर। पहली हेडिंग है प्रोजेक्ट स्कोप डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट का सारा ओवरव्यू लिखते हैं, यानी आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, ये आप उसका बताते हैं। प्रोजेक्ट स्कोप का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है ताकि आपके सुपरवाइज़र को भी पता रहे और आपको भी पता रहे कि आपने कौन कौन से गोल्स को अचीव करना है, कौन कौन से फीचर्स आपने ऐड किए हैं और आप कितने टाइम के बाद कौन सा फीचर को अचीव कर चुके हैं। है प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। इस हेडिंग के अंदर हम बताते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन से टास्क अचीव कर चुके हैं और कौन कौन से भी हमने करने हैं। तो इसका लिखने का बेसिक मकसद ये होता है कि आपके सुपरवाइज़र को पता चल सके कि कौन सा काम आपने कर लिया है और आपका कितना काम रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा था, रिक्वायरमेंट एनालिसिस डॉक्यूमेंट था, सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट था, डेटाबेस स्कीमा था, फंक्शनल प्रोटोटाइप हम 7th में देंगे और 7th में हम लोग जो प्रोटोटाइप देंगे उसके अंदर कौन कौन से पेजेस इंक्लूड होंगे, क्या कौन से फीचर काम कर रहे होंगे, ये बताना होता है। फिर आ जाता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी वो कंडीशंस जिनके कंप्लीट होते ही आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। ये सुपरवाइज़र के बेसिस पर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। अब आपने जो दावे किए थे कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमारा यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर और लॉगिन कर पा रहा है, प्रोडक्ट को सर्च भी कर पा रहा है, ऑर्डर भी प्लेस कर रहा है, एडमिन जो है वो प्रोडक्ट को मैनेज भी कर रहा है, वेबसाइट को प्रॉपरली वर्क भी कर रही है। ये आपने एग्जांपल के तौर पे अपनी प्रोजेक्ट के आइडिया के अकॉर्डिंग, आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग आपने एग्जांपल्स कोड करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सुपरवाइज़र है वो किसी भी चीज़ के ऊपर या फिर जो फाइनल एग्जामिनर आता है वो किसी भी चीज़ पे क्वेश्चन राइज कर सकता है। अच्छा, आपने ये क्यों लिखा है? अगर ये ना लिखते तो क्या होता? इसके लिखने की क्या वजह है? और आप जो है, आप इस पॉइंट को कैसे सेटिस्फाई करते हैं आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो इसको हम इसलिए लिखते हैं, टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, यूज़र रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए अच्छा होता है और आपके प्रोजेक्ट के स्टेटस को बताने के लिए सही होता है ये वाला पॉइंट। प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन। प्रोजेक्ट एक्सक्लूजन का मतलब होता है कौन कौन सी चीज़ें आपके स्कोप में नहीं है। जैसे कि हमने ऑनलाइन पेमेंट गेटवे नहीं डाला, डिलीवरी ट्रैकिंग नहीं डाली, मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाली, एआई नहीं डाला और भी बहुत कुछ जो जो आपने नहीं डालना आप वो उसमें डाल सकते हैं। सेकंड मेन हेडिंग है प्रोजेक्ट कॉस्टिंग और एग्जामिनर का फेवरेट पार्ट, जिसमें हर स्टूडेंट स्टक कर जाता है। हमारे तो यहाँ पे सब स्टक कर गए थे क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि कौन कौन से मॉडल्स ऐड करने हैं, कौन से नहीं ऐड करने हैं। हम अपने सुपरवाइज़र के पास जा रहे थे लेकिन एग्जामिनर ने हमसे जब क्वेश्चन पूछा तो उसने हमारी वेबसाइट नहीं बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल दे दी और हम वहाँ पे कंफ्यूज हो गए क्योंकि
गलती वही थी कि चैट जीपीटी, एआई और जेमिनी से लिखवा तो लिया था, लेकिन हमें पता नहीं था ये क्यों लिखा है। हमने उसको सर्च भी किया, लेकिन वो एक रटा रटाया जवाब था जो लॉजिक से बिल्कुल दूर था, जिसकी वजह से जो हमारे एग्जामिनर थे वो हर किसी को इस क्वेश्चन पे पॉइंट आउट कर रहे थे। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग का मतलब होता है कि अंदाज़ा लगाना कि प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने पैसे, कितना टाइम और मेहनत लगेगी। यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम एस्टिमेट लगाएंगे कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती हैं। और यहाँ पे आपसे सुपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि रिसोर्सेज में से मुराद क्या है, आप रिसोर्सेज, आपके पास क्या रिसोर्सेज थे, इस तरह करके वो कंफ्यूज करता है। प्रोजेक्ट कॉस्टिंग क्यों बनाते हैं? अब प्रोजेक्ट का बजट बताना होता है, टाइम कितना लगेगा ये बताना होता है, क्योंकि हम रियल, अभी तो हम एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन जो रियल लाइफ है जहाँ पे आप क्लाइंट हंटिंग करते हैं, आप रियल सॉफ्टवेयर हाउसेज में जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो ये एक किस्म का मोक होता है उसका। कितने डेवलपर्स की टीम थी और किसने क्या काम किया, प्रोजेक्ट और टाइम को आपने कैसे मैनेज किया और कितना पैसे लगे, और ये पैसे आपने कहाँ से लिखे हैं। अच्छा, 3 टेक्निक्स होती है। इंट्रोडक्शन पहले आप बताते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर आप रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप लिख देते हैं, वो भी आपको हम बता देंगे क्या लिखना है। 3 टेक्निक्स होती है, लाइन ऑफ कोड, फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस और कोकोमो मॉडल। आप अपनी आइडिया के अकॉर्डिंग ही इन तीनों में से कोई एक टेक्निक यूज़ करते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में हम सबसे गलती ये हुई थी, हम सब ने, क्योंकि हमने टेम्पलेट देखा था, हमारे पास कोई वीडियो गाइडलाइन नहीं थी, तो हम लोगों को यही समझ आया कि हम तीनों ही डाल दिए, और जिसकी वजह से हम लोग वाइवा में बहुत बुरी तरह से फंस गए थे, क्योंकि उसने हमसे ये सवाल किया कि आप मुझे ये वेबसाइट कितने में बेचेंगे, और अच्छा ये आपने लाइन ऑफ कोड कैसे लिखा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो कहीं से भी, आप सोच भी नहीं सकते, एक सिंपल लाइन का भी क्वेश्चन उठा लेता है। डराने का मकसद नहीं था, आपको ये वीडियोस बनाई ही इस जा रही है ताकि आपके साथ वो ना हो जो हमारे साथ हुआ। एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कोड। इस मेथड में हम एस्टिमेट लगाते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए लगभग कितनी कोडिंग लिखनी पड़ेगी, यानी कोडिंग होगी उतना ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगेगा। इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ होता है, एलओसी मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, यानी आपने टोटल कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला लिखा होता है, यानी आपका जो फ्रंट एंड है उसके अंदर लाइंस कितनी बन रही हैं, बैक एंड के अंदर कोडिंग लाइंस कितनी बन रही हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एस्टिमेटेड लाइन ऑफ कोड ले लेते हैं कि जी हमारी जो वेबसाइट है उसमें 5,000 लाइंस हैं कोडिंग की, और हमने रेट रखा है कि एक लाइन लिखने पे 5 रुपये मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, उस लाइन ऑफ कोड के साथ यानी 5,000 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे टोटल कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ये लाइन ऑफ कोड कब यूज़ करते हैं, जब छोटे लेवल का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी लेवल पे लाइन ऑफ कोड बेस्ट रहता है। फिर आ जाता है फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। इस मेथड में हम कोडिंग की लाइंस काउंट नहीं करते, हम देखते हैं कि सिस्टम कितने काम फंक्शंस कर रहा है, यानी हम फंक्शंस के हिसाब से पैसे डिसाइड करते हैं। जैसे एक लॉगिन का फंक्शन है, रजिस्ट्रेशन है, सर्च है, ऐड प्रोडक्ट है, जितने फीचर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट होगी। उसके अंदर भी एक फॉर्मूला लगता है जिसके अंदर हम आवर्स को काउंट करते हैं, उसकी कम्प्लेक्सिटी को काउंट करते हैं, वेट को और फंक्शन पॉइंट को। ये तब यूज़ करते हैं जब आपका मीडियम लेवल का आपका प्रोजेक्ट होता है। फिर आ जाता है कोकोमो मॉडल, कंजक्टिव कॉस्ट मॉडल। ये एक मॉडल होता है जो कॉम्प्लेक्स लेवल की, यानी जिसमें अगर आप बहुत बड़े लेवल का हाई फाई किस्म का प्रोजेक्ट बना रहे हो तब आप इसको यूज़ करते हो कॉस्ट को एस्टिमेट करने की। इस आप एक ही टेक्निक यूज़ करोगे, और आपका एग्जामिनर सुपरवाइज़र आपसे पूछ सकता है कि आपने यही टेक्निक क्यों यूज़ की, आपने बाकी 3 टेक्निक्स क्यों नहीं यूज़ की आपने। अच्छा, तो अगर ये टेक्निक यूज़ की है तो बाकी आपके प्रोजेक्ट पे अप्लीमेंट कैसे नहीं होती, ज़रा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। क्रिटिकल पाथ मेथड यानी सीपीएम, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ये फुल फॉर्म के, इससे आपसे आपसे फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है सीपीएम बोल के। बेसिकली ये एक टेक्निक है ये जो हमें बताती है कि हमारे प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क कौन सा है, उसकी ड्यूरेशन कितनी है और उसकी डिपेंडेंसी कैसी है। ये इसलिए बनाया जाता है कि प्रोजेक्ट पर कंप्लीट हो सके, इम्पोर्टेंट टास्क पहले आइडेंटिफाई हो सके और ड्यूरेशन अच्छी से आप कर सकें। सबसे पहला इसका पार्ट आता है एक्टिविटी, यानी प्रोजेक्ट क्या काम करेगा, यानी रिक्वायरमेंट कलेक्ट कैसे करेंगे, डिज़ाइन क्या होगा, कोडिंग कैसे होगी, टेस्टिंग क्या है। ड्यूरेशन, हर टास्क को कितना टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, ठीक है। फिर आ जाता है डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब होता है एक टास्क दूसरे टास्क पे डिपेंडेंट है, यानी जब तक ये टास्क नहीं होगा तो दूसरा टास्क क्या होगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आपकी डिपेंडेंसी कौन सी थी और सबसे लॉन्ग डिपेंडेंसी कौन सी थी। फिर आ जाता है क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी सबसे मुश्किल पार्ट को आप पहले सॉल्व करते हैं। इस पर जो टास्क होते हैं
अगर उन्हें एक भी टास्क लेट हो जाए तो पूरा प्रोजेक्ट अफेक्ट हो जाता है। सिंपल में हम इसका एक टेबल बनाते हैं, इसके अंदर हम एक्टिविटीज़ और ड्यूरेशन को बताते हैं और इसकी एक छोटी सी डायग्राम, तो बहुत सिंपल सी डायग्राम होती है। इसके मेन जो पार्ट्स होते हैं, सीपीएम के कैलकुलेशन टेबल होता है, सीपीएम डायग्राम होती है और की पॉइंट्स और एक्टिविटी ड्यूरेशन होती है। फिर आ जाता है चौथा पॉइंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग यूजिंग गैंट चार्ट। इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाता है, फिर आ जाता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स। एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा WBS क्या है। आपने बताना है कि आपने और आपके टीम मेंबर्स ने किस तरीके से आपस में काम को डिवाइड किया, किस मेंबर ने डिवाइड किया और किसने कौन कौन सा टास्क परफॉर्म किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होता है और ये वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें फेज आईडी, मेजर टास्क और डिस्क्रिप्शन होती है और किस मेंबर ने कौन सा काम किया है ये उसके साथ में एक डिटेल होती है, उसका नाम होता है कि हाँ इस मेंबर ने ये वाला टास्क परफॉर्म किया। जैसे कि आप 3 मेंबर हैं, एक ने डॉक्यूमेंटेशन राइट की है, एक ने फ्रंट एंड किया है और एक ने बैक एंड किया है, ये सब बताया जाता है। फिर आ जाता है टास्क डिपेंडेंसी टेबल, यानी एक टेबल बनाया जाता है जिसमें टास्क आईडी, टास्क नेम, प्रोसीजर को, डिपेंडेंसी को हम लेबलिंग देते हैं और फिर डिपेंडेंसी शुरू और स्टार्ट कैसे होती है ये हम इसमें बताते हैं। इसमें हम दूसरा गैंग चार्ट ऐड करते हैं, वो गैंग चार्ट जिसके अंदर फुल डिटेल्स होती हैं, टास्क मेंबर्स के रोल्स होते हैं, स्टार्ट और एंड डेट भी मेंशन होती है और डिपेंडेंसी का भी एक कॉलम होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको फ्रंट एंड का अलग बना लें, बैक एंड का अलग बना लें, लेकिन बनाना एक ही टाइम पे होता है। तो हम ज़्यादा इजी यही रहेगा कि आप फ्रंट एंड बैक एंड का दोनों का अलग अलग बना लें। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका पांचवा मेन हेडिंग, यूज़ केस डायग्राम, जिसके अंदर आपने बताना होता है कि आपका सिस्टम यूज़र सिस्टम से किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है, कौन कौन सी कार्डिनलिटीज़ हैं, कौन कौन सी इंक्लूडेड और एक्सटेंडेड वर्जन्स हैं। अब ये डायग्राम बनानी भी आपको सिखाई जाएगी, वो अलग वीडियो में है, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो, इसमें सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन ही दी जाएगी। डायग्राम के बाद हम उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जिसमें हम एक्टर्स बताएंगे कि हमारे एक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि सेलर है, बायर है, एडमिन है। यूज़ केस कौन से हैं, सेलर रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है, प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, प्रोडक्ट डिलीट कर सकता है। मैं फिर से बता रही हूँ, ये आप अपनी वेबसाइट के आइडिया और अपनी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बस आपको यूज़ केस बता रही हूँ। फिर एक्टर्स यूज़ केस रिलेशनशिप, एक छोटा सा टेबल होगा जो आप बनाएंगे और उसमें आप बताएंगे कि यूज़ केस कौन सा जो एक्टर है वो कौन कौन सा यूज़ केस को अचीव कर रहा है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का टेबल कैसे बनाना है, गैंग चार्ट कैसे बनाना है और यूज़ केस बनाना है, इनकी अलग वीडियो होगी, वो शॉर्ट होगी, वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि आप लोग आ ना जाएँ। और फॉलो, लाइक और शेयर करना मत